हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। आज मैं आपसे बात करूंगी आधुनिक भारतीय कला के बारे में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कला की शुरुआत हुई जब आधुनिक समय आ चुका था। अंग्रेज़ों का जो प्रभाव था वो ख़त्म होने चला था, और उस प्रभाव के साथ साथ हम चीज़ों को जो हमारे नए कलाकार आए थे, जैसे अभिंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, E.V. हैवेल ने हमारी कला को अग्रसर किया और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसे नई कलात्मक विधि के अनुसार उसे आगे बढ़ाया। तो हम इस पूरी वीडियो में आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। कला की जो शुरुआत हम मानते हैं कि वो 20वीं शताब्दी से पहले से शुरू हो चुकी है, ठीक है। और कला में हमेशा फिर नए कलाकारों ने जन्म लिया। उसके बाद उनकी नई चीज़ों का विकास हुआ, और उस गति के साथ साथ हम नए जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम जो सबसे पहले हम चित्रकला के बारे में हम बात करते हैं, तो वो चित्रकला हम पहले सिंधु घाटी में देखते हैं, उसके बाद अजंता में, एलोरा में। ये हमारे प्राचीन मंदिर हैं, बौद्ध है, इन सब में हम चित्रकला को देखते हैं, जो अलग अलग दृष्टि को दिखाती हैं, जिसमें बोधिसत्व को, बुद्धा को दिखाया गया है। हिंदू और जैन और बुद्ध की तीनों की प्रतिमा व चित्रण हमें यहाँ पर मिलता है। तो जो कला में परिवर्तन रहा है वह निरंतर प्रक्रिया रही है, परंतु पिछले 2 शताब्दियों का समय मानवीय जीवन के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन रहा, ठीक है। और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन की स्थापना के प्रभाव से भारतीय समाज में सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन आए, और इस समय के दौरान यूरोपीय समाज एक ऐसी उथल पुथल से गुजर रहा था जिसके परिणाम स्वरूप वह पहले के सभी मानवीय परंपराओं से हटकर एक अलग नई दिशा को दे रहा था। फिर जो यूरोप में कला आंदोलन को प्रभाव पड़ा वो पूरे विश्व में पड़ा था, ठीक है। सभी देशों में वह प्रभाव दिखाई देता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत की स्थापना के बाद कंपनी की बढ़ती शक्ति के साथ साथ यह प्रभाव भी बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद अंग्रेज़ी शासन से भारत में राजसत्ता समाप्त होने लगी, जिसके कारण जो कलाकार थे उनको हटा दिया गया और नए कलाकारों का जीवन शुरू हुआ, जो कि पूरा इंडियन था, जो कि पूरा भारतीय था, और भारतीय शैली में इसे देखा गया। फिर उसके बाद भारत में उसके पश्चात कला को जो बढ़ावा देने के लिए अधिकारी आए, और अपने साथ यूरोप पद्धति में बने चित्र भी साथ में उस कला को लेकर आए और उसको नई शैली को अपनाने की आदेश दिया। इस तरह से भारतीय कला में यूरोपीय तत्वों का मिश्रण होने लगा और नई शैलियाँ विकसित होने लगी। फिर भारत में की अनेक संस्थाओं को भी अंग्रेज़ों ने हाथों में ले लिया, और पश्चिमी कला की शिक्षा देने के लिए कुछ बड़े नगरों में कला विद्यालय स्थापित किए गए, जहां यूरोपीय शिक्षा के निर्देशन में भारतीय विद्यार्थियों को कला एवं शिल्प सिखाए जाने लगे। इन कला में विद्यालयों के अंतर्गत हम जो कला विद्यालय देखते हैं वह कला विद्यालय थे, वह कला विद्यालय ये थे, ठीक है। ये कला विद्यालय थे, और जो अधिकारी थे वो भारतीय कला को तुच्छ मानते थे और पाश्चात्य कला को श्रेष्ठ मानते थे। फिर उसके बाद जो भारतीय कला के यूरोप में जो भारतीय कला को था वो यूरोपीय ढंग से दर्शाने का प्रयास करते थे, और इन कलाओं को विदेश भी भेजा जाता था, इन चित्रों को विदेश भी भेजा जाता था। तो हम बात कर रहे थे जो कला विद्यालय स्थापित किए गए वो थे मद्रास कला विद्यालय, कलकत्ता विद्यालय, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ आप देख सकते हैं, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, लाहौर कला विद्यालय तथा महाविद्यालय इंदौर आदि, ये सब उस समय पे उनका विकास हो रहा था। फिर उसके बाद जो मद्रास रेजिमेंट के शल के चिकित्सक जो थे अलेक्जेंडर हंटर के द्वारा 1 मई को किया गया था। यहाँ पे
लिखा हुआ है मैंने, आप ध्यान से देख सकते हैं। इसकी स्थापना उन्होंने अलेक्जेंडर हंटर ने की थी। उन्होंने 1850 से 1873 तक स्कूल की व्यवस्था को देखा और इस कला में ईवी हैवल के प्रयासों के बाद भारतीय कलाकार डीपी राय चौधरी की देखरेख में भारतीय कला के पाठ्यक्रम का भी महत्वपूर्ण परिवर्तन रहा है। फिर कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना हुई 1854 में। यहाँ पर चित्रकला तथा क्ले मोल्डिंग की शिक्षा दी जाती थी। कलकत्ता की स्थापना हुई, यहाँ पे कला विद्यालय और उनकी शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, इस कला विद्यालय के बाद ग्राफिक कला की शिक्षा भी आरंभ हुई। मैंने यहाँ पे आपको दिख जाएगा कब हुई, क्या क्या कार्य इसमें किए जाते थे, जिसमें उत्कीर्ण, आमलखन और लिथोग्राफ का पाठ्यक्रम किया जाता था। सन 1857 में बम्बई में उद्योगपति सर जमशेद जी तथा जीजी भाई टाटा के सहयोग से 2 मार्च को बम्बई कलकत्ता विद्यालय में कला की शिक्षा आरंभ की, जिसमें ग्राफिक और डिज़ाइन का पाठ्यक्रम सम्मिलित किया और बाद में इस कला विद्यालय में अलंकरण, चित्रण, मॉडलिंग तथा लोहे के जालीदार काम का परीक्षण और रेखांकन विषय को महत्व दिया गया। ठीक है, फिर इस कला विद्यालय का नाम जो रखा गया वो था सर जे स्कूल ऑफ आर्ट पड़ा। इसी प्रकार नई कला पद्धतियों को शामिल करते हुए सन 1875 में लाहौर में मियो स्कूल आर्ट, सन 1911 में लखनऊ में कला और शिल्प विद्यालय और सन 1904 में इंदौर के उच्च महाविद्यालय की कला में कक्षाएं आरंभ की गई और इसके पश्चात इंदौर कला में भी इसकी स्थापना की गई। फिर भारत में जो अंग्रेज़ों का आगमन था, उससे पहले जो मुग़ल परंपराएं वगैरह थी, जिसके बाद उसका स्थान यूरोपीय प्रभाव पर ज़्यादा विकसित हुआ, तो उसे जो नया नाम दिया गया वह था कंपनी शैली। ठीक है, फिर स्वतंत्रता से पहले जो बंगाल के कुछ कलाकारों के नेतृत्व में प्राचीन परंपरा को नए तरीके से शुरुआत की गई। ये देख सकते हैं आपने, इसमें क्लियर है आपको। फिर उसके बाद जो हम कलाकार देखते हैं, कलाकार आए उसमें, उसके पश्चात नए कलाकारों ने जन्म लिया। नए कलाकारों ने यथार्थवादी रेखा के दृष्टिक्रम से छाया प्रकाश योजना को अपनाना शुरू कर दिया और राजस्थानी मुगल आदि के पतन के बाद भारतीय कलाकार में जो आए वह थे पहले राजा रवि वर्मा। ये सभी जानते होंगे इनके बारे में, सबने सभी पढ़ा होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ें, इनकी मूवी भी है रंग रसिया। इसको रणवीर हुड्डा ने इनको प्ले किया है, इनके रोल को प्ले किया है। ये फिल्म ज़रूर पूछे, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजा रवि वर्मा पे कौन सी फिल्म बनाई गई है, तो आप देख सकते हैं। तो राजा रवि वर्मा है, उसके फिर भारतीय कला का जो प्रभाव था उसको मुक्त कराने के लिए हैवल अविंद्रनाथ ने प्रयत्न शुरू किया। उसके बाद आते हैं हैवल और अविंद्रनाथ। ठीक है, अविंद्रनाथ और हैवल याद रखें, कई बार पूछ लिया जाता है, इनका क्रम अनुसार भी पूछ लिया जाता है। उनके आधार पर उनकी नई विचारधारा को अपनाया गया जो उन दिनों स्वदेशी आंदोलन के रूप में बांग्ला में उत्पन्न हुई। भारत में आधुनिक कला का आरंभिक कलाकार राजा रवि वर्मा को माना जाता है। वह पहले कलाकार थे जिन्होंने भारतीय पुराख्यानों पर जीवंत चित्रों की रचना की। इसमें हम राजा रवि वर्मा के पाश्चात्य और इंडियन शैली को दोनों को मिश्रित हम देखते हैं, इनका जो करते हैं। फिर उनकी कला के विषय में भारतीय तथा तकनीक के माध्यम में जो यूरोपीय थे, ठीक है, उनके बारे में कई बार पूछा जाता है कि राजा रवि वर्मा की चित्रण की शैली क्या है, तो मिक्स थी यूरोपीय में भारतीय। फिर राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में पश्चिमी मॉडलिंग प्रविधि को अपनाकर एक कला विकसित की, जिसका प्रभाव हम कैलेंडरों में बनी देवी देवताओं की आकृति में देख सकते हैं। आधुनिक भारतीय कला पर भारतीय के विवाद को जन्म देने वाले जो थे वह ईवी हैवल पहले व्यक्ति थे और भारत की परंपरागत समृद्ध कला से अवगत कराने का यह प्रथम प्रयास था। उन्होंने कलकत्ता में अविंद्रनाथ और उनके बंधुओं के साथ मिलकर एक आधुनिक कला में परिवर्तन की विचारधारा करने की शुरुआत की और ईवी हैवल, जिनका पूरा नाम है अर्नेस्ट फील्ड हैवल, सन 1884 में मद्रास कला विद्यालय के प्रबंधक के रूप में भारत में आए और सन 1946 में उनको कला और शिल्प कला विद्यालय कलकत्ता में स्थानांतरित किया गया। वह एक कला शिक्षक कलाकार थे। ठीक है,
तो ईवी हेवल जो थे, मैंने बहुत छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है आपके लिए, वैसे इतना बहुत होगा। तो ईवी हेवल कला शिक्षक, कलाकार, सिद्धांत याई व्यक्ति और एक कला इतिहासकार थे जिन्होंने बंगाल स्कूल के निर्माण में विशेष भूमिका निभाई। ठीक है, फिर भारतीय कलाकार रविंद्रनाथ ठाकुर बोले या टैगोर बोले, उन्होंने ईरानी, चीनी, जापानी, मुगल, राजपूत, अजंता की शैलियों को मिलाकर एक नई शैली का निर्माण किया जिसे बंगाल शैली कहा गया। कलकत्ता कला विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुए रविंद्रनाथ ठाकुर ने चीन, जापान की कला पद्धतियों के अध्ययन पर एक कार्यक्रम किया। भारतीय परंपरागत की कला के पद्धति के फिर उन्होंने जो शिक्षा देने के लिए किया, फिर पटना से चित्रकार ईश्वरी प्रसाद, जयपुर से भित्ति चित्रकारों को आमंत्रित किया गया। उनके द्वारा बनाई गई इस बंगाल शैली को पुनरुत्थान तथा पुनर्जागरण कला भी कहा जाता है। और अविंद्रनाथ ठाकुर के जो अतिरिक्त पुनर्जागरण कला के जो प्रमुख चित्रकार रहे हैं वो हैं गगनेंद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, सत्येंद्रनाथ मजूमदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, जामिनी रॉय, अब्दुल रहमान जगुताई, ईश्वर प्रसाद, शैलेंद्र डे और शारदा उकील, ये सब उनके साथ जुड़े हुए कलाकार थे। और इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखें, हर चीज़ को आप क्रम अनुसार पढ़ें ताकि आपकी समझ के साथ साथ आपको उसका एक सीक्वेंस भी तैयार रहे। और पुनर्जागरण आंदोलन के बाद कला विद्यालयों ने अपनी नीतियाँ निर्धारित करनी शुरू की और कला विद्यालयों को कला से जुड़े विभिन्न माध्यमों की शिक्षा देनी शुरू हुई। तो इसके बाद जो प्रयास किए गए उसके लिए मैं आपसे बाद में बात करूँगी। तो आज के लिए मेरा इतना ही है।